जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक, वेलकम टू माय शो. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू. इट्स मी आरजे तबस्सुम आपके साथ मौजूद आज एक बार फिर से. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, जहाँ भी हैं, जो कोई भी है, जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है. बहुत शुक्रिया अगर आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं. और बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर, चूँकि आप लोगों को पता है कि हर मंगल और बुध मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 घंटे के लिए आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है और मेरा डेफिनेटली प्रोग्राम एतमाद खैबर जिसमें आप लोगों के साथ मौजूद होती हूँ. और जनाब ये जो है एतमाद खैबर खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से एक नया शुरू करदा प्रोग्राम है जो कि हर मंगल और बुध की दोपहर 3 से 4 बजे 1 घंटा आपके लिए पेश किया जाता है. पख्तूनख्वा रेडियो एफएम 92.2 पेशावर, पख्तूनख्वा रेडियो एफएम 92.4 एबटाबाद, 92.4 कोहाट, एफएम 88 लकी मरकज से आप बराह रास्त को सुन सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल या आप फेसबुक पे जाना चाहें तो आप KPRA की जो पेजेस हैं उनके उस पर भी आप ये देख सकते हैं, उनके लिंक्स मौजूद हैं. अच्छा, इसमें होता क्या है, मैं आपको जल्दी से इसका एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ. एक तो सबसे पहले मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ होते हैं और जो कि मेरे सवाल का जवाब तो दे रहे होते हैं, लेकिन आप उनकी कॉल्स भी आती हैं 091-921-4199 पे. बात ये होती है सर्विसेज पर सेल्स टैक्स, उससे जुड़े मामलात, टैक्स जमा कराने के फायदे, सूबे की तरक्की में टैक्स का किरदार. तो आज के प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे विद होल्डिंग एजेंट्स के हवाले से, ये कौन लोग होते हैं, टैक्स कलेक्शन में इनका क्या किरदार होता है, और मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं KPRA यानी खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के डायरेक्टर लीगल आफ्ताब अहमद साहब. सर अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक अगेन सर. थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है. तो लिस्टर्स, ये जनाब एक छोटा सा इंट्रो मैंने जल्दी से प्रोग्राम में शामिल किया और आपकी वही बात की, अगर आप कॉल करना चाहें 091-921-4199 पे आप कॉल करेंगे. सवाल कुछ हो तो पूछेंगे जरूर. और मैं दोबारा बता देती हूँ विद होल्डिंग एजेंट्स कौन होते हैं, टैक्स कलेक्शन में इनका क्या किरदार होता है. सर सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं आपसे. खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के विद होल्डिंग एजेंट्स डेफिनेटली सर बताइएगा कौन लोग होते हैं, टैक्स कलेक्शन इनका क्या किरदार होता है. थोड़ा सा ये हमें आपसे जानना है कि ये हमें वजाहत तो सबसे पहले कि आज का जो टॉपिक है उस हवाले से हम पूछेंगे आपसे. थैंक यू तबस्सुम. विद होल्डिंग एजेंट दरअसल खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ जितने भी सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हैं जी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए विद होल्डिंग एजेंट भी होते हैं. ओके. लेकिन फिर अथॉरिटी ने लोगों की आसानी के लिए एक अलहदा विंग भी बनाया है जहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज या गवर्नमेंट ऑफिसेज जैसे CNW हो गया, जी टीम है, तो ये लोग जो हैं ये हमारे विद होल्डिंग एजेंट है जो KPRA के बिहाफ पे अथॉरिटी के लिए टैक्स कलेक्ट करती है. जी. तो बाकी जितने भी है चंद ऐसे इदारे होंगे जो विद होल्डिंग हमारे बिहाफ पे नहीं कर सकते. जैसे मैं मिसाल दूंगा रेस्टोरेंट की कि वहाँ पे उनकी इंटरेक्शन ज़्यादातर वाकिंग सारिफ से होती है, मतलब राह चलते हुए लोग उधर जाते हैं. अच्छा. तो इसलिए बजाते खुद जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो हमें डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं. अच्छा. बाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो या नीम सरकारी हो, तो वो हमारे विद होल्डिंग एजेंट का किरदार अदा करते हैं और हमारे बिहाफ पे वो अपने सारिफ से टैक्स काटते हैं. अच्छा, ठीक हो गया. अच्छा, क्या सेल्स टैक्स 100% सारिफ पर है या खिदमत फराहम करने वालों से भी कोई टैक्स लिया जाता है? हमारा अथॉरिटी का जो टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है. अच्छा. मिसाल के तौर पर हम जब साबुन खरीदते हैं या शैम्पू खरीदते हैं या कोई और चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी खरीदारी पर हमसे टैक्स काटा जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता. हम यकमुश्त पैसे अदा करते हैं. जी वैसे बाद में जब घर आते हैं तो जब उसका तो या उनके लेवल पे वो जब प्राइस चेक करते हैं तो उन पे लिखा होता है कि इतना सेल्स टैक्स बिल्कुल ठीक है. तो यही है कि हमारा टैक्स भी अथॉरिटी का ये एंड यूजर पे है, सारिफ पे है, ठीक है, न कि सर्विस प्रोवाइडर पे, सर्विस लेने वाले पे है. ठीक है. और राइट, सही हो गया. अच्छा लिस्टर्स, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही आज यानी कि एक सिंपल सा टॉपिक है और इस हवाले से जो है टू द पॉइंट बात हो रही है ताकि जितनी आसान सादा अल्फाज में बात होगी आपको उतना ही इजीली समझ भी आएगा. लेकिन आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें और आपने करना क्या है, आप हमें जो है मुझे कॉल करेंगे 091-921-4199 पे. और इस वक्त जो है जनाब यहाँ पर मैंने अपना एक सेगमेंट जो है उसकी तरफ मैंने जाना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल में और प्रोग्राम
शामिल करना चाहूंगी, खिदमत लेने वाला क्यों सेल्स टैक्स दे और उससे उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा? अच्छा, आप अगर देखें पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी मुल्क टैक्स निज़ाम के बगैर नहीं चलता जी। तो चाहे हम खिदमत दे रहे हो या ले रहे हो जी जी, तो हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम पे कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं, तो उन फ़राइज़ को निभाना भी हम सबका फ़र्ज़ है। इसलिए जितने भी खिदमत लेने वाले हैं जी जी, वो हमारे बिहाफ पे, अथॉरिटी के बिहाफ पे वो टैक्स कलेक्ट करते हैं और फिर वो टैक्स जो है वो अथॉरिटी को अदा करते हैं जी। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो जितने भी स्कूल्स, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये बन रहे हैं, ये इन टैक्स के पैसों से ही बन रहे हैं। exactly, इसके अलावा जो इंतज़ामी माहौल है, मतलब अमन व अमान का अगर हम बात करें, तो जब अमन व अमान होगा किसी मुल्क में तो वहाँ पे कारोबार भी चलेगा, नौकरियाँ भी चलेगी, हमारी गमी खुशी के जो त्यौहार होते हैं वो भी हम अदा कर सकेंगे। तो ये अमन व अमान की सूरत हाल, इस पे भी जितनी भी दुनिया में आप देखें हुकूमतें हैं तो उनके कुछ वसाइल खर्च होते हैं जी जी, तो उन वसाइल को पूरा करने के लिए हम अपना हाथ जो है वो बिठाते हैं, एक विद होल्डिंग एजेंट की सूरत में, कभी टैक्स पेयर की सूरत में, तो ये अदा करते रहेंगे तो हमारा मुल्क चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर हो गया। और लिसनर्स, आप लोग जानना चाहते हैं कि बात सुनी जा रही है, थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया तो आपको बता दूं कि मेरा प्रोग्राम एतमाद खैबर, जिसमें मैं आपके साथ मौजूद हूँ, आपकी होस्ट राबित तबस्सुम, और यहाँ पर मेरे मौजूद मेहमान भी मेरे साथ मौजूद है जो कि आज बात कर रहे हैं विद होल्डिंग एजेंट्स कौन लोग होते हैं, टैक्स कलेक्शन में इनका क्या किरदार होता है। अच्छा सर, आम सार्फिन हमेशा गिला करते हैं कि उनसे टैक्स तो लिया जाता है लेकिन फिर वो टैक्स जमा नहीं होता, ये उनको सादा कागज पकड़ा दिया जाता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सिर्फ मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा, ये डेवलप जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे भी इसी तरह के पेश आ सकते हैं वाक़यात जी। तो उसके लिए मैं सारिफीन को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी खिदमात लें जी, तो आप खिदमात प्रोवाइड करने वाले से ज़रूर ये इल्तिजा करें कि वो आपको पक्की रसीद दे, वो रसीद जिस पे KNTN यानी खैबर पख्तूनख्वा टैक्स नंबर वो मौजूद हो, और उसमें ये भी वजाहत हो कि ये जो इजाफी पैसे हमने काटे तो ये सर्विसेज पर सेल्स टैक्स के पैसे हैं, ठीक है, और कभी भी कच्चा रसीद न दे। फिर भी अगर उनको कच्चा रसीद मिल जाए तो सारिफ को चाहिए कि वो उसी रसीद की पिक्चर ले और तस्वीर बनाए और वो तस्वीर हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के थ्रू हमें भेजे। उसके खिलाफ हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको जुर्माना भी लगेगा। फिर बिल्कुल सही हो गया। सर, यहाँ पर सेगमेंट 1 का टाइम अभी हुआ चाहता है, फिर उसके बाद मजीद मैं आपसे सवालात का सिलसिला जो आगे जारी रखूंगी। विद होल्डिंग एजेंट्स उनके किरदार के हवाले से हमारी नुमाइंदा खालदा न्याज ने खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के असिस्टेंट कलेक्टर पेशावर मोहम्मद मोहसिन खान से इंटरव्यू किया है। आइए लिसनर्स वो सुनते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन खान है और मैं जी एज असिस्टेंट कलेक्टर पेशावर KPRA में पोस्ट हूँ और अभी काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के विद होल्डिंग एजेंट्स लोग कौन हैं और टैक्स कलेक्शन में इनका किरदार क्या है? KPRA सेल टैक्स और सर्विसेज अंडर फाइनेंस खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस एक्ट 2013, इनमें से इनका मेन जो काम है वो ये है कि एक तो ये है कि ये जो भी ये काम लेंगे उससे पहले ये एडवर्टाइज करेंगे कि ये इसमें कौन कौन से टैक्सेशन आती है, कितना रेट आता है। जहाँ तक बात आ जाती है विद होल्डिंग एजेंट्स कौन होते हैं, विद होल्डिंग एजेंट्स हर कंपनी है, हर हुकूमती ऑटोनोमस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे जो जितने भी सर्विसेज के मद में वो सर्विस प्रोवाइडर से काम लेते हैं, ये एज ए विद होल्डिंग एजेंट काम करते हैं। अच्छा, और टैक्स कलेक्शन में इनका किरदार? टैक्स कलेक्शन में इनके दो किरदार हैं। सबसे जो बड़ा किरदार ये है कि ये डेटा प्रोवाइड करते हैं, फिर इससे ये है कि एट सोर्स जब भी इनको सर्विसेज की मद में जो सर्विस प्रोवाइडर उन्होंने काम दिया तो उसी टाइम उनसे टैक्स काट के जो अपने रेट के मुताबिक विथहोल्डिंग रेट के मुताबिक जितना है वो काट के ये हुकूमत के पास जमा कर देते हैं। खिदमत फराहम करने वाले सारिफीन से टैक्स काटा जाता है, क्या वो भी विथहोल्डिंग एजेंट से? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो? विथहोल्डिंग एजेंट ज़्यादातर कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के इदारे हैं, ऑटोनोमस हो या डिपार्टमेंट्स हो, एज ए इंडिविजुअल और AOP
उन पे ये जो है ना एज अ विथहोल्डिंग वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो एज अ वॉलंटियरली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इन केस ऑफ AOP पार्टनरशिप वगैरह जितने हैं वो कर सकते हैं। उनको एक स्टाम्प पेपर पे लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ कंपनी इस तरह भी है कि वो पार्टनरशिप के अंडर द पार्टनरशिप एक्ट वो बनी हुई है, तो वो अगर डिक्लेरेशन दे स्टाम्प पेपर पे तो उनको भी एज अ विथहोल्डिंग एजेंट हम रजिस्टर कर सकते हैं। सर्विसेज सेल टैक्स लेने वाले अगर अथॉरिटी से टैक्स छुपाते हैं तो उसको फिर किस तरह से मालूम किया जाता है? सबसे पहले तो ये है कि हमारे इंस्पेक्टर्स है वो भी फील्ड में जा रहे होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो हमारे सिस्टर अथॉरिटीज़ हैं, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो विद इन द प्रोविंस है, उनसे भी हम डेटा लेते हैं, बल्कि वो खुद प्रोवाइड भी करते हैं, सिस्टम दे देते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ INI एंड टैक्स ऑडिट है। डायरेक्टरेट ऑफ INI और टैक्स ऑडिट का यही काम है कि वो जाएँ फील्ड में से जो लोग पिलफ्रेजेस जहाँ पे टैक्स हो रहे हैं उनको वहाँ पे रोकें, और फिर उसके बाद हमारे एक्ट में उन पे अच्छे खासे मतलब भारी जुर्माने भी हैं जिसमें कैद भी है। क्या जो खिदमत फराहम करने वाले हैं उनसे भी कोई टैक्स लिया जाता है? खिदमत जो देने वाला है वो इनकम टैक्स के अंदर आते हैं कि वो खास हद से जब ऊपर जाते हैं तो वो टैक्स रेट के वो डायरेक्ट टैक्सेशन दे रहे होते हैं, इनकम टैक्स BR के पास जमा कर रहे होते हैं। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ये ऑन दी वेट मॉडलिटी जो है ये इन कंज्यूमर के ऊपर होती है। उनकी मिजाज ये है कि वो चार्ज करेंगे अपने सर्विसेज के ऊपर, उनसे अपने कस्टमर से कलेक्ट करेंगे और इनके अगर कोई जायज़ इनपुट है वो लेके बाकी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के अकाउंट में जमा करेंगे, और इसके साथ साथ ये डिक्लेरेशन भी ट्रू एंड फेयर वो हमारे वो जमा करेंगे हर माहाना। अगर कोई इदारा या फर्द किसी से गलत टैक्स काट लेता है और फिर वो उस पर साबित भी हो जाता है तो सारिफ को इसकी कंपनसेशन हो सकती है? सप्लाई चेन में उसकी जगह देखनी होती है। अगर वो सप्लाई चेन में कोई अगर एंड कंज्यूमर बिल्कुल एंड कंज्यूमर ना हो तो एंड कंज्यूमर को बहुत मुश्किल है कि उसको वापस मिले, लेकिन अगर वो सप्लाई चेन में है और उसने आगे जाके इनपुट आउटपुट लेनी है तो उस लेवल पे उसके साथ उसको किसी हद तक कंपनसेट किया जा सकता है। जी, टैक्स कलेक्शन और गोशवार जमा करने एक पेचीदा अमल है, इसके लिए कोई तरबियत फराहम की जाती है? बिल्कुल जी, इसके लिए हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो भी हेल्प कर रहे होते हैं। जो इसके अलावा हमारे पास ट्रायल के आउटसोर्स कंपनी है जो हमें टेक्निकल इनपुट वगैरह दे रही है, वो भी उनके ऑफिसर्स जो है वो भी हेल्प करते हैं हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारी है उन्होंने वीडियोस जो है वो बनाई हुई है ताकि आवाम की हेल्प हो सके, और उसको KPRA के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी शेयर किया हुआ, ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है, इसके अलावा यूट्यूब पे भी ये शेयर किया गया है ताकि आवाम की इसमें हेल्प हो सके। जी जनाब, वेलकम बैक अगेन, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम एतमाद खैबर के साथ, मैं हूँ अर्जित तबस्सुम, और यहाँ पर आज बात हो रही है विद होल्डिंग एजेंट्स कौन है, टैक्स कलेक्शन में इनका क्या किरदार है। इस हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप 09192141199 पे कॉल कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें हमने अभी एक बात सुनी जो मोहम्मद हसन खान साहब जिन्होंने बताया कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सिर्फ कंज्यूमर यानी खिदमत हासिल करने वाले पर आयद होता है, फराहम करने वाले पर नहीं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है जब खिदमत फराहम करने वाला टैक्स वसूल तो करे लेकिन क्या के पास जमा ना करे तो उसके लिए कोई सजा मुकर्रर है? फिर सजा और जजा तो हर जगह मौजूद होती है, और इसके लिए बिल्कुल सजा ये है कि कोई बंदा टैक्स काटे और वो अथॉरिटी को जमा ना कराए जी, तो उस पर हम 5% जो टोटल लाइबिलिटी यानी टोटल टैक्स बनता है तो 5% उस पर जुर्माना लगता है। उसके अलावा डिफॉल्ट सरचार्ज वो भी लगता है, और ये डिफॉल्ट सरचार्ज जो है ये तब तक उस पे बढ़ता रहता है, ज्यादा होता रहता है जब तक कि वो पूरा टैक्स अदा ना करे। मतलब उसकी जान तब तक नहीं बख्शी नहीं जाएगी, हाँ, जब तक कि वो पूरा टैक्स जमा ना कराए। अच्छा, तो बाकायदा 5% जुर्माना है और उसके अलावा डिफॉल्ट सरचार्ज भी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, क्या हर कंपनी का एक मखसूस बंदा होता है जो होल्डिंग एजेंट कहलाता है, या नहीं कोई आम बंदा भी होल्डिंग एजेंट हो सकता है? जो विद होल्डिंग एजेंट है जी, तो अब मैं अगर बात करूं कंपनीज की तो हमारे लिए कंपनीज या यूपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब 2-3 बंदे मिलके जब कोई ग्रुप बना लेते हैं या कोई सर्विसेज से रिलेटेड कोई कारोबार शुरू करते हैं जी, तो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं। और हमारे रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले जो चीज जमा करानी होती है वो है NTN। अच्छा, मतलब चाहे कंपनी हो
चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे AOP हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो हम उनकी पहचान हमारे लिए NTN है। हम कंपनी को भी एक फर्द की तरह डील करते हैं, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट किसी भी वक्त बदल सकती है, लेकिन कंपनी अपनी जगह मौजूद होती है। ठीक है। तो इसी वजह से जो कंपनी है हमारे लिए वही जो है वो विद होल्डिंग एजेंट है, ना कि कोई फर्द। अच्छा, वो कंपनी होगी लेकिन आम इंडिविजुअल नहीं कोई हो सकता सर? नहीं, इंडिविजुअल की पहचान भी हमारे लिए NTN है। अच्छा, उसकी जो प्रोफाइल बनती है वो NTN के बेस पे बनती है। अच्छा, मतलब चाहे कंपनी हो या कंपनी के अलावा 2-3 बंदों का कोई ग्रुप हो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या कोई इनफिरादी हैसियत में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो हम उसे NTN के जरिए डील करते हैं। अच्छा। NTN उसका प्रोफाइल NTN से ही बनता है। ठीक है। और यही वजह है कि कोई शख्स विद होल्डिंग एजेंट है भी नहीं और है भी। अच्छा जी, है इसलिए नहीं कि हो सकता है उसका तबादला हो सकता है कि मैनेजमेंट चेंज हो, कंपनी चलाने वाले तब्दील हो जाए, तो हमारे लिए वो कंपनी जो है वो विद होल्डिंग एजेंट रहती है, या वो इदारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, न कि कोई फर्द। अच्छा, तो सर ये ग्रुप पे या कंपनी पे या जिस तरीके से आप पूरी एसोसिएशन की बात करें, तो वो अगर जब आपके विद होल्डिंग एजेंट बन जाते हैं, कोई क्या ऐसा डायरेक्टली फायदा है जो उनको मिलता है इस चीज पे? अच्छा, सबसे पहले जो मैं बताऊंगा सबसे बड़ा जो फायदा है कंपनीज को ये फायदा है कि कंपनी सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। फॉर एग्जांपल कोई इदारा है और वो वीडियो प्रोडक्शन कर रही है, तो उन पे हमारा सर्विसेज पे तो टैक्स लागू है, लेकिन वो इदारा अपने लिए कैमरे खरीदेगी या माइक खरीदेगी तो गुड्स में आता है। अच्छा, तो उस गुड्स पे जितना टैक्स है। ठीक है। सर एक कॉल प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, फिर इसी सवाल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये मैं पिशावर से बात कर रहा हूँ, सैफुर रहमान मेरा नाम है। जी सैफुर रहमान, क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये तंबाकू पर जो टैक्स आपने लगाया है वो 10 रुपए है। ये जनरल स्टोर वाले जितने नस्बा फरोश है, इन्होंने 10 रुपए की गोली 20 रुपए पर कर दी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप टैक्स लगाए तो मजबूत टैक्स लगाए। बस ये बात थी मेरी। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आम जनरल स्टोर और आम जो छोटे मोटे जो वो होते हैं कि चीजें बेच रहे हैं, तो ये मैं खलूस हवाले से इनका कुछ सवाल था। तंबाकू के हवाले से भी उसने बात की कि तंबाकू पे टैक्स ज्यादा होना चाहिए। तो असल में तंबाकू पे जो टैक्स लगता है वो उसका KPRA यानी रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल, हाँ, लेकिन तंबाकू को अगर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करा रहे हो और ट्रांसपोर्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो तब ये सर्विसेज में आता है। तो हम फिर उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिस उसे हम कहते हैं। अच्छा, वो हम लेते हैं फिर अथॉरिटी। तो वो अभी 2% है। अच्छा, वो हम ले रहे हैं। और बाकी भाई से मैं ये कहूँगा कि आप काइंडली FBR को कॉल करें, वो इस ज़माने में उसकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सैफुर रहमान, अगर आप प्रोग्राम सुने तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ज्यादातर इस हवाले से FBR वाले जो हैं वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। सर, यहाँ बुलेटिन का टाइम अभी हो गया है सेगमेंट 2 का, तो उसके बाद वापस आकर जो फायदे की बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, तो वो फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो लिसनर्स, हमारे साथ रहिएगा। सेगमेंट 2 खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के मुतालिक कुछ खबरें इस वक्त में प्रोग्राम में शामिल करनी है, हमारे साथ रहिएगा। रेवेन्यू अथॉरिटी न्यूज अपडेट्स के साथ मैं हूँ अस्मा गुल। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 30 अरब से ज्यादा के महासिल इकट्ठे कर लिए। तर्जुमान केपरा के मुताबिक माली साल 2021-22 में केपरा ने दिए गए हदफ से 3 अरब ज्यादा के महासिल इकट्ठे कर लिए। सूबाई हुकूमत ने माली साल 2021-22 में केपरा को 27 अरब रुपए का हदफ दिया था, लेकिन केपरा ने 30 अरब से ज्यादा के महासिल जमा कर लिए। तर्जुमान का कहना है कि माली साल 2020-21 के मुकाबले में रवा बरस केपरा के महासिल में 45% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। DG केपरा शहबाज ताहिर नदीम का इस हवाले से कहना था कि दिए गए अहदाफ से ज्यादा महासिल इकट्ठे करना केपरा टीम की आला कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि अगले माली साल के अहदाफ को भी इस तरह हासिल करने के लिए पुरज़म है।
खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स दहिंदगान को अथॉरिटी डेस्क से जोड़ने और उनके मसाइल हल करने के लिए कॉल सेंटर से नंबर फ़ाल कर दिया है। अब सारिफीन 091-111-005722 पर कॉल करके हिसाब किताब, माहाना रिटर्न फाइल और रजिस्ट्रेशन पर सेल्स टैक्स से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। कॉल सेंटर के लिए आलात यूएसएड KPRM ने फराहम किए हैं और केपरा दफ्तर में नस्ब किए गए हैं। टैक्स दहिंदगान और ज़ायरीन से बातचीत करने के बारे में अफसरान को खुसूसी तरबियत दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई बजट बराई माली साल 2022-23 में खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स की शरह न बढ़ाने का फैसला किया है। KPRA के डिप्टी कलेक्टर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि अथॉरिटी टैक्सेस की शरह बढ़ाने के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने मजीद बताया कि टैक्स नेट बढ़ने के बाद उम्मीद है कि टैक्सेस की शरह मजीद कम की जाएगी। जी जनाब, वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम एतमाद खैबर के साथ। मैं हूँ आपकी आरजे तबस्सुम और ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है हर मंगल और बुध की दोपहर 3 से 4 बजे तक, जो कि आप लोग सुनते हैं FM 92.2 पेशावर, पख्तूनख्वा रेडियो FM 92.4 अब्टाबाद, 92.4 कोहाट, FM 88 लखीमपुर से बरह रास्त आप सुन सकते हैं। आज का जो मौजूद है वो जनाब हम बात कर रहे हैं कि विथहोल्डिंग एजेंट्स जो हैं वो कौन लोग होते हैं और टैक्स कलेक्शन में इनका क्या किरदार होता है। सर, जहाँ पर हमने ब्रेक ली थी वहीं से मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी कि विथहोल्डिंग एजेंट बनने का जो तरीकेकार है कुछ आपने वाजिया तो कर दिया, दोबारा जरा से इस पे रोशनी डालिएगा और इससे क्या क्या फवाइद जो है वो उनको मिलते हैं। ठीक है, इब्तिदा में प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया था कि विदहोल्डिंग बनना जो है उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप KPRA के साथ रजिस्टर्ड हो। ठीक है। और अगर आपकी कंपनी है तो फिर एक स्टाम्प पेपर पे आप लिख के देते हो कि मेरी ये कंपनी है, ठीक है, और मैं ये सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इदारे के साथ माहाना गोशवारे जो है वो बर वक्त जमा करता रहूँगा। तो ये बंदा चाहे कहाँ से भी हो, सूबे के साथ अगर उनका ताल्लुक है वो हमारा विदहोल्डिंग एजेंट बन जाता है। ठीक है। और फायदे की अगर मैं बात करूँ तो अगर एक कंपनी है और वो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, टैक्स भी जमा कर रहा है अपना, सही, और डंडी भी नहीं मार रहा, सही तो फिर उसके लिए ये सबसे जो बड़ा फायदा है, जाहिर है कंपनी में सिर्फ ये नहीं है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो बैठने के लिए चेयर्स भी खरीदेंगे, वो कैमरे, लाइट्स, पूरा सेटअप बिल्कुल, या कोई और भी मतलब जो गुड्स में आते हो ना वो खरीदेंगे। तो गुड्स पे उससे जितना टैक्स काटा जाता है ना, वही टैक्स खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स जो सर्विसेज पे टैक्स है उससे माइनस करके बाकी जितने पैसे बचते हैं वो अदा करने पड़ेंगे। यानी गुड्स पे जो टैक्स है वो उससे भी माइनस करके बिल्कुल। अच्छा, इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। अच्छा, ठीक है। मैं एक आसान मिसाल दूंगा इस हवाले से कि बिजली के बिल में टैक्स आता है, ठीक है, तो अब अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हमें टैक्स पे कर रहा हो तो बिजली के बिल में जो टैक्सेस हैं गुड्स के हवाले से वो हमारे टैक्स से काट के बाकी जो है वो अथॉरिटी के साथ जमा कराएंगे। ठीक है। यानी कि आपकी जो एक मुकर्रर करदा हद है, जो एक लिमिट है, वो उससे माइनस हो जाएगी, जो टैक्स उस पे बनता है उससे माइनस हो जाएगी, और फिर जो बाकाया रकम जो बच रही है वो आप यानी कि KPRA को पे करनी पड़ती है। तो इसी तरह वो जो मतलब इनकम टैक्स का हिस्सा है जी, वो हमारे टैक्स में एडजस्टेबल है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, मौजूदा वक्त में खैबर पख्तूनख्वा में कितने विदहोल्डिंग एजेंट्स काम कर रहे हैं और इनको सपोर्ट कहाँ से मिलती है, और अगर कहीं पे मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए तो क्या उसका तरीक़ेकार है? अच्छा, जो बाकायदा विदहोल्डिंग एजेंट से सूबे के मुख्तलिफ अजला से जिनका ताल्लुक है वो 770 है इस वक्त, और उनका हज़ारा से भी ताल्लुक है, पेशावर से भी है, मर्दान से भी है, मतलब मुख्तलिफ अजला से उनका ताल्लुक है। और आपने दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ कोई जी, जो मैंने इसी में आपसे ये पूछा कि मतलब उनको सपोर्ट कहाँ से मिलती है, और अगर कहीं पर उनको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो कैसे उसको ये डील करते हैं? एक तो वक्तन फवक्तन हम इनके लिए तरबियती प्रोग्रामात इनका इनेकाद करते हैं, ठीक है, सेमिनार्स मुनक्किद करते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर उनको विदहोल्डिंग स्टेटमेंट बनाने में कोई मुश्किल पेश आती है या वो समझते नहीं तो
हर जगह जहाँ पे हमारे ऑफिसेज मौजूद है इस वक्त, वहाँ पे हमने टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर्स खोले हैं। अच्छा। टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर्स में बाकायदा 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे बंदे बैठे होते हैं जो विदहोल्डिंग एजेंट्स के विदहोल्डिंग स्टेटमेंट बनाने में मदद करते हैं, उनके साथ ताउन करते हैं। और अगर फिर भी कोई उनको मुश्किल पेश आती है तो हम कंसर्न ऑफिसर जो हमारा होता है उनसे उनको डायरेक्ट कराते हैं ताकि उनकी मुमकिन जितना भी मुमकिन ताउन हो वो हम कर सकें और उनके लिए आसानी पैदा करें। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बेहतरीन बात बताई कि ये जो ट्रेनिंग्स होती है या उनकी जो एक तरह से उनको पॉलिश किया जाता है, लेकिन इसमें ये सिर्फ कोई मैनुअली कोई सिस्टम है या कोई उनको टेक्निकल सपोर्ट कोई ट्रेनिंग दी जाती है या कोई सेमिनार्स में कोई प्रॉपर तरीके से कुछ और सिस्टम्स होते हैं इसमें? सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स में हम ये करते हैं कि हम प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली हाँ, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो जब तक हम बिल्कुल जब हम प्रैक्टिकली उनको नहीं सिखाएंगे तो वो सीख भी नहीं सकते। हमने पिछले माली साल में यानी 2021-22 के माली साल में उसमें 37 मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम विदहोल्डिंग एजेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किए, बिल्कुल, ठीक है। और उनमें कोई सैकड़ों विदहोल्डिंग एजेंट्स जो थे वो तरबियत हासिल कर चुके हैं और अब वो उनके लिए विदहोल्डिंग स्टेटमेंट बनाना ये कोई या गोशवारा फिल करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसी तरह हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप तरबियत हासिल करो तो अपने कुलीग्स को या अगर आपके इर्द गिर्द में जो कंपनीज है उनको भी आप जो है ये तरीक़ाकार ये समझा दें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। ठीक है सर, एक सवाल ले लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं अली बात कर रहा हूँ कुआट से। जी अली, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं पूछना चाहता कि विदहोल्डिंग एजेंट्स कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है? अच्छा, अभी प्रोग्राम के खैर स्टार्ट में तो भी हमने वाज़ेह किया था, लेकिन चलें एक मैं दोबारा ही आपका सवाल प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, आप प्रोग्राम सुनते रहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। मैंने अभी ट्यून किया इसलिए। अच्छा चलिए ओके, मैं भी आपका सवाल प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। जी सर, सर साहब से जवाब चाहिए तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि जितनी भी कंपनीज है या इंडिविजुअल है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस या सर्विस ले रहे हो जी और हमारे साथ रजिस्टर्ड हो तो वो हमारे विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक है अली, आपको वाज़ेह हो गया होगा। इस वक्त सेगमेंट 3 की जानिब में जा रही हूँ, लिसन मेरे साथ रहिएगा। कॉल करना चाहिए दोबारा से अनाउंस करूंगी, 09192141199 पे कॉल कर सकते हैं। आपका शुक्रिया, आप तो मुझे जानते तक नहीं, फिर भी मेरी तालीम का सारा खर्चा बर्दाश्त किया, मुझे फ्री किताबें दी, मुफ्त पढ़ाया। आप तो मेरे सच्चे दोस्त हैं, मुझे आप पे फख्र है, मेरा टैक्स पेयर, मेरा हीरो। कहीं सड़क, कहीं स्कूल, कहीं इलाज की सहूलत अभी तक नहीं पहुंची। न जाने कितने लोग हैं जो आपके टैक्स की राह देख रहे हैं। आप भी इनके दोस्त, मोहसिन और हीरो बन सकते हैं। अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अदा कीजिए और बन जाएं पाकिस्तान के हीरो। ये पैगाम आपके लिए अमरीकी अवाम और अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के ताउन से पेश किया गया। जी जनाब, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। और आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इसमें आज तबस्सुम आप लोगों के साथ। और आज का भी मौजू है प्रोग्राम का बाकायदा एतमाद खैबर मेरे प्रोग्राम का नाम। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हर मंगल और बुध जो है आपके लिए पेश किया जाता है सुबह 3 से 4 बजे तक, और जिसमें विद होल्डिंग एजेंट्स कौन होते हैं और टैक्स कलेक्शन में इनका क्या किरदार है, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। और सिर्फ मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कॉल ज़रूर करें 09192141199 पे। अच्छा सर, अगर कोई इदारा या फर्द किसी से गलत टैक्स काट लेता है बाय चांस और साबित भी हो जाता है तो सारिफ को उसकी कंपनसेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अक्सर इस तरह होता है कि जब एक सारिफ अपना गोशवारा जो है या टैक्स पेयर अपना गोशवारा फिल करता है तो उनसे क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है या वो गलत अमाउंट जो है उसका इंदिराज कर देता है, तो उसका तरीक़ाकार हमारे कानून में मौजूद है कि वो
ان کو ایک درخواست لکھنی پڑتی ہے اتھارٹی کو. اتھارٹی پھر اس کی درخواست پہ جانچ پڑتال کرتی ہے, اور اگر یہ پروف ہو جاتا ہے کہ اس نے واقعی اپنے گوشوارے میں یا اسٹیٹمنٹ میں کوئی غلطی کی ہے, تو ادارہ پھر اس کی کمپنسیشن کے لیے یہ کرتی ہے کہ ان کو اگر اس نے زیادہ ٹیکس جمع کیا ہو غلطی سے, تو پھر ایک ورچوئل انوائس کے ذریعے وہ ہم تک اپنی درخواست پہنچاتے ہیں, اور وہ جو ٹیکس زیادہ ٹیکس جو اس نے جمع کیا ہوتا ہے وہ اگلے سال میں چلا جاتا ہے, یعنی نیکسٹ ایئر یا نیکسٹ منتھ جب وہ اپنا گوشوارہ جمع کراتا ہے تو اس میں اس کی اندراج کرتا ہے, اور اسی طرح اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے. پہلے سے آپ کے سسٹم میں یہ چیز فیڈ ہو چکی ہے سر کہ اگر بالکل زیادہ ٹیکس آ گیا ہے, یہ زیادہ رقم آ گئی ہے, تو اس کو کر لیا جائے, ایڈجسٹ کر لیا جائے, بالکل ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے, لیکن مکمل جانچ پڑتال کے بعد. بالکل صحیح ہے. سیگمنٹ 4 کی جانب بڑھیں گے جلدی سے. سلمان یوسف زئی خیر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے لیے ود ہولڈنگ ایجنٹس کے طور پر کام کرنے والے چند افراد کے ساتھ انٹرویو کیا ہے کہ وہ کس طرح ود ہولڈنگ ایجنٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. سامعین, اس وقت میں پشاور میں موجود ہوں. یہاں پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کس طرح پشاور میں سرکاری اداروں سے بطور وتھ ہولڈنگ ایجنٹس ٹیکس کی کلیکشن کرتی ہے. پشاور یونیورسٹی بھی ان اداروں میں سے ایک ہے جو کیپرا کے لیے بطور وتھ ہولڈنگ ایجنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے. آئیے اس حوالے سے پشاور یونیورسٹی میں پروجیکٹ اکاؤنٹنٹ صابر سے طریقہ کار جانتے ہیں کہ وہ کس طرح مختلف پروجیکٹس کی مد میں کیپرا کا ٹیکس وصول کرتے ہیں. ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پر اس طرح کام کرتی ہے کہ ہمارے کنسٹرکشن پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں, انجینئرنگ کنسلٹنسی والے پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کنسٹرکشن پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ تو ورک ڈن کے حساب سے ہم مطلب مختلف ریشو جو اسپیسیفائڈ ان کا ریٹ ہے ان کے ریٹ کے مطابق ہم کاٹتے ہیں. اور کنسلٹنسی سروسز وہ ہوتے ہیں کہ ہم کنسٹرکشن پروجیکٹ کے مطلب ڈیزائننگ ٹی او آر وغیرہ بنانے کے جو سروسز ہے اس کو انجینئرنگ کنسلٹنسی کہتے ہیں. تو ہم کنسلٹنٹ سے اور کانٹریکٹر دونوں سے کیپرا کے اسپیسیفائڈ ریٹ کے مطابق ہم سیل ٹیکس آن سروسز ود ہیلڈ کرتے ہیں, اور پھر آگے وہ ڈائریکٹر جنرل کے پی آر اے کو چیک کے تھرو ہم پیمنٹ کرتے ہیں. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ رسپانڈ ٹیک ٹاک کرتے, تو وہ اچھے طریقے سے مطلب وہ اپنے رسپانڈ کرتے, کلیریفائی کرتے ہمیں. ہم پروجیکٹ سے ایٹ دا ریٹ آف 2% چارج کرتے ہیں, اور مینٹیننس کام جو ہوتے ہیں یونیورسٹی کے آفیشیل بلڈنگ اور ریزیڈینشیل بلڈنگ کے بلز جو ہے ان پہ ہم 5% چارج کرتے. تو یہ تو مجھے ابھی اندازہ نہیں کہ کیونکہ ہمارے تو مختلف پروجیکٹ کے بھی پیمنٹ ہے, اس پر ٹائم تھوڑا سا لگے گا. ہماری ایسی کوئی فارمل میٹنگ نہیں ہوتی کیپرا کے ساتھ. البتہ ہم جب کوئی کوئری ان سے کرتے ہیں ان رائٹنگ تھرو ای میل اور تھرو مطلب ہارڈ کاپی مطلب کمیونیکیشن کرتے, تو اکثر پھر ہم خود پرسنلی جا کے, چونکہ بینگ پروجیکٹ اکاؤنٹنٹ میں تو اکثر میرا آنا جانا ادھر ہوتا ہے, تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو ان کا متعلقہ اسٹاف جو ہے ان سے ملتا ہوں تو وہ اچھے طریقے سے وہ رسپانڈ کرتے, ایسی کوئی وہ نہیں ہے. ہم کنٹریکٹر کے بل سے سیل ٹیکس آن سروسز ریٹین کرتے ہیں, اور وہی سیل ٹیکس آن سروسز کا جتنا بھی اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم ڈائریکٹر جنرل کے پی آر اے پشاور کے نام پہ چیک کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں. جب مطلب بل کنٹریکٹر سبمٹ کرتے ہیں, 2 کنٹریکٹر ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے 4 ہوتے ہیں, تو ان سے ہم کاٹتے ہیں اور آگے جمع کرتے ہیں. جی سامعین, صابر باچا کی انٹرویو آپ نے سنی. اب ہم پشاور میں سب سے بڑے ٹرانسپورٹ منصوبے BRT کے ایک عہدیدار اکرام اللہ کی انٹرویو سنتے ہیں کہ وہ کس طرح اس منصوبے سے کیپرا کے لیے ٹیکس کی کلیکشن کرتے ہیں. میرا نام اکرام اللہ ہے, میں ٹرانس پشاور میں بجٹ اکاؤنٹ سے پیس اینڈ ٹیکسیشن کے پوسٹ پہ جاب کر رہا ہوں. وہاں پہ ہم ہمارے کچھ مختلف سروس پرووائڈرز ہیں جو ہمیں سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں ITS سائٹ کے لوگ انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کے ہیں, ریپیئر مینٹیننس کے ہیں, الیکٹریکل کے, میکینیکل کے, اور اس طرح سیکورٹی پرووائڈ جو ہے اس کے سروسز ہیں. تو یہ سر سے ہم ود ہولڈنگ کرتے ہیں, اور اس کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں. تو کسی کے 15% ہے, تو کسی کے 10% ہے, اور کچھ اگر لیگل ایڈوائزر سے ہم سروسز لے رہے ہیں تو اس کے 2% ہے. اس کے انوائس سے ہم 2%, لیگل ایڈوائزر سے جو وقار ہے 15%, اس کے انوائس سے ہم 15% ٹیکس ود ہیلڈ کر کے, اور پھر اس کے ایک کیپرا کے لاگ ان پہ جو ہماری آئی ڈی ہے اس پہ ہم لاگ ان ہو جاتے ہیں, اور اس پہ ہم اس کا جو پیس آئی ڈی ہے وہ کریٹ کر کے, اور پھر وہ بینک کو ADC موڈ میں اپنے بینک آف خیبر کو وہ
सबमिट कर देते हैं तो वो डायरेक्ट केपरा के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। बिल्कुल मीटिंग होती है तकरीबन हम कोशिश भी खुद से करते हैं कि हम तकरीबन कोई महीने बाद जरूर उससे मिल जाए। जिस तरह भी कुछ दिनों पहले मैं केपरा के ऑफिस गया था और कुछ इस सिलसिले में कि जो टैक्स रेट या न्यू अभी जो 30 जून क्लोज हुआ न्यू ईयर शुरू हुआ तो इस सिलसिले में या हम विदहोल्डिंग एजेंट थे तभी हम सर्विस प्रोवाइडर के जिम्मे में आते हैं तो उसके लिए हमने उससे कुछ मीटिंग की। हमें इस बारे में फिर क्या करना चाहिए कि हम एक साइड पे तो विदहोल्डिंग एजेंट है और दूसरी साइड पे हम सर्विस प्रोवाइडर भी बन चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सामीन आपने केपरा के लिए बतौर विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्शन करने वालों की इंटरव्यू सुन ली। मजीद तफसील के लिए स्टूडियो की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल जनाब, इंटरव्यू आपने सुना और इस तरह के बहुत सारे सेगमेंट्स जो कि हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं ये आपकी अपनी आसानी के लिए है ताकि इस हवाले से आप लोगों को बहुत सारी मालूमात जो है वो मिल रही होती है कि हमारे कैपरा के अंडर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और एतमाद खबर में आप सबको खुश आमदीद। सर मजीद क्वेश्चन की जाने में जाऊँगी। विदहोल्डिंग एजेंट्स की आज हम बात कर रहे हैं, कौन लोग होते हैं, इनका क्या किरदार जो है टैक्स कलेक्शन में होता है। अच्छा, इन एजेंट्स के साथ क्या कोई माहाना मीटिंग की जाती है? जैसे आप बता रहे थे कि तरबियत वगैरह भी इनकी होती है, ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन इनसे कोई मीटिंग वगैरह होनी हो तो उसका क्या तरीकेकार होता है फिर? विदहोल्डिंग एजेंट बेसिकली ज़ाहिर है उसने अपने इदारों को चलाना होता है, इसलिए मतलब कोई रेगुलर हमारे मीटिंग्स नहीं होते, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है या हमें ज़रूरत होती है तो या वो मीटिंग बुला लेते हैं या हम बुला लेते हैं। अच्छा, हमारा बाकायदा इसके लिए एक विंग मौजूद है जिसको हम विदहोल्डिंग विंग कहते हैं। ठीक है। और वहाँ पे डीसी विदहोल्डिंग बैठती है, वही डीसी विदहोल्डिंग जब जरूरी समझती है तो बुला लेती है या खुद उनके पास चल के उनके साथ मीटिंग कर लेती है। अच्छा, लेकिन ये महाना होती है? नहीं, महाना नहीं होती, मतलब अगर डेली भी जरूरत पड़ जाए तो डेली भी मिल सकते हैं। ना हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद है तो वो मिल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सर सिचुएशन पे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, भी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि इदारा जब टैक्स कार्ड कलेक्ट करता है लेकिन ज्यादा टैक्स जमा करने में अगर कामयाब हो जाता है तो क्या उनको इसका कोई फायदा मिलता है या नहीं? डायरेक्ट फायदा आज तक उनको नहीं मिलता, इनडायरेक्ट मिलता है। कोई एग्जांपल से इसको दे सकते हैं? जिस तरह मैंने बताया कि एक तो हमारा ये सूबा जो है डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा जो वो गुड्स पे टैक्स अदा कर रहे हैं तो वो टैक्स हमारे टैक्स से काट दिया जाता है, माइनस किया जाता है और उनको ये फायदा है। इसके अलावा हम सोच रहे हैं और हमने एक मंसूबा भी इसके लिए बनाया है। मंसूबा ये है कि हम चाह रहे हैं कि मतलब जो बंदा रेगुलरली अपना गोशवारा जमा करा रहा हो, टैक्स जमा करा रहा हो, तो उनके लिए हम एक एप्रिसिएशन लेटर इशू करें। उसके अलावा अगर कोई मतलब इनामी स्कीम उनके लिए निकाल रहे हैं उसके लिए बाकायदा हम रेगुलेशन पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इस स्कीम को जो है इंशाल्लाह अमली जामा पहनाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके पास विदहोल्डिंग एजेंट्स किस रीजन में और किस शोबे से ज्यादा है और महाना कितना टैक्स कलेक्ट करके जमा करते हैं? अच्छा, विदहोल्डिंग एजेंट पेशावर में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज भी ज़्यादा है और कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से पेशावर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा विदहोल्डिंग एजेंट है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हज़ारा डिवीज़न है जहाँ पे विदहोल्डिंग एजेंट की तादाद ज़्यादा है। अच्छा, और क्या मतलब एक अप्रोक्सीमेटली कितना टैक्स जो है वो कलेक्ट हो जाता है सर महाना? मंथली? जी मंथली अगर हम बात करें तो मैं कलेक्टिवली बात करूंगा जी कि पिछले कोई 7-8 माह से अथॉरिटी जो है वो 2 अरब से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर रही है। ओके सर, यहीं पर आपको इंटरप्ट करूंगी। सवाल है प्रोग्राम में, सवाल शामिल करते हैं और देखते हैं कौन हमारे साथ क्या आप पूछना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज कौन कहाँ से? जी मैं साहिल अफरीदी बात कर रहा हूँ बाड़ा से। साहिल, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि होल्डर एजेंट बनने का तरीक़ाकार क्या है और इसके क्या फायदे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, और कोई सवाल है?
नहीं जी बिल्कुल, बस इसका जवाब चाहिए। ओके चलिए ठीक है, आप प्रोग्राम सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी, विदहोल्डिंग एजेंट का तो मैंने यही बताया कि आपने सबसे पहले हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करानी है, और हमारे साथ रजिस्ट्रेशन तब होगी जब आपका एनटीएन नंबर होगा। तो जब आपका एनटीएन नंबर है, आप हमारे, और आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो, मतलब खिदमत दे रहे हो या ले रहे हो, और तो तब आपने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करानी है। और जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो हम देखेंगे कि आप कौन से सेक्टर में लाइव करते हैं, कि आप मतलब कंपनीज में आते हो या यूपी में आते हो, तो उसी हिसाब से हम फिर आपको विदहोल्डिंग एजेंट भी बना लेते हैं। बिल्कुल सही, फिर वहीं पर आपको अंदाजा हो जाता है कि वो पूछ रहे थे कि फायदा क्या होता है इस तरीके से। हाँ, और फायदा तो मैंने जैसे 2 दफा बताया कि आप इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी गुड्स पे जो टैक्स आपसे काटा जाता है वो आप खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स से माइनस करा सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर बोझ कम हो जाएगा। इसको आप सदल पास में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक अवामी आगाही पैगाम जो प्रोग्राम मैंने शामिल करना है, फिर उसके बाद हम मजीद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लिसनर्स हमारे साथ रहिएगा। आपका शुक्रिया, आप तो मुझे जानते तक नहीं, फिर भी मेरी तालीम का सारा खर्चा बर्दाश्त किया, मुझे फ्री किताबें दी, मुफ्त पढ़ाया। आप तो मेरे सच्चे दोस्त हैं, मुझे आप पे फख्र है, मेरा टैक्स पेयर, मेरा हीरो। कहीं सड़क, कहीं स्कूल, कहीं इलाज की सहूलत अभी तक नहीं पहुंची। न जाने कितने लोग हैं जो आपके टैक्स की राह देख रहे हैं। आप भी इनके दोस्त, मोहसिन और हीरो बन सकते हैं। अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अदा कीजिए और बन जाएं पाकिस्तान के हीरो। ये पैगाम आपके लिए अमरीकी अवाम और अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के ताउन से पेश किया गया। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। कॉल्स का इंतजार है, टाइम बहुत कम है। अगर कॉल करना चाहे 09192141999 पे आप कॉल कर सकते हैं, 09192141999 पे। अच्छा, विदहोल्डिंग एजेंट्स के हवाले से बात हो रही है। आज हमारा मौजू भी यही कि कौन लोग होते हैं और क्या इनका एक प्रॉपर किरदार होता है टैक्स कलेक्शन में। सर, यहाँ पर विदहोल्डिंग एजेंट्स की तादाद बढ़ाने के लिए KPRA जो है वो कौन कौन से इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल, अथॉरिटी का रोज़े अव्वल से ये कोशिश है कि जितने भी विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड हो हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके लिए हमारी जो फील्ड टीमें हैं वो बाकायदा मुख्तलिफ इदारों के विजिट्स करते हैं। उसके अलावा हम तशहीर मुहिम भी चलाते हैं, उनको खतूत भी लिखते हैं, नोटिस भी देते हैं, और उनके साथ टेलीफोनिक राबते भी हमारे होते हैं। फिर भी अगर ज़्यादातर मतलब अगर कोई कतराते हैं तो इसी वजह से कि ये बहुत टेक्निकल अमल है, तो इसलिए हम उनके लिए सबसे पहले ये करते हैं कि उनके लिए एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद करते हैं, उन्हें समझाते हैं पूरा तरीक़ाकार, और फिर वो खुशी से जो है हमारे साथ रजिस्टर भी हो जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल ऐड करेंगे, उसके बाद लास्ट सेगमेंट की जानी मैंने जाना है महसूलात की अदायगी में शफाफियत के लिए विदहोल्डिंग एजेंट्स के अलावा और कौन से इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, पिछले प्रोग्राम में भी मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने बताया था कि हम जो निज़ाम है हमारा अथॉरिटी का उसको हम ऑनलाइन कर चुके हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद ऐसी मतलब इक़दामात उठाएं कि जिससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो। साल में एक दफ़ा हम एनुअल रिपोर्ट छापते हैं जिसमें हम पूरी तफसील देते हैं कि कौन से सेक्टर से कितना टैक्स आया है। उसके अलावा हम अखबारात के ज़रिए, और अगर कोई सारिफ चाहे तो हमारे वेबसाइट से वो डेटा उठा सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी सारा डेटा पड़ा रहता है। बिल्कुल सही। कुछ ऐसे भी इदारे होंगे जब विदहोल्डिंग एजेंट्स ना हो और इनको इस ज़मीन में राजी करने या टैक्स पर आमादा करने के लिए कोई मखसूस मुहिम चलाई जाती है या मुस्तकबिल में इरादा है? बिल्कुल, हम साल में 3 दफ़ा मुख्तलिफ मुहिम्मात चलाते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन ड्राइव हम चलाते हैं कि जहाँ पे हमारी पूरी टीम
8-10 बंदों की, वो फील्ड में जाते हैं, वहाँ पे वो ऑडियो विजुअल के ज़रिए वो विदहोल्डिंग एजेंट को तरबियत भी देते हैं और उनको आमादा भी करते हैं, और फिर भी अगर वो आमादा नहीं होती तो हमारी वही टीम उनका डेटा लेके हेडक्वार्टर आ जाते हैं और फिर हेडक्वार्टर से उनको नोटिस इशू होते हैं। बिल्कुल तो मैं यहाँ पे आखिरी बात कहूँगा कि हमारी कोशिश होती है कि हम खुश असलूबी से उनको रजिस्टर करें, चाहे कोई भी टैक्स पेयर हो, लेकिन बात वही है कि वो अगर खुश असलूबी से नहीं मानते तो फिर नोटिस के बाद हम असेसमेंट आर्डर या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, और ये इसमें कोई मतलब खुशी वाली फिर बात नहीं होती, बल्कि कंपलसरी हम उनको रजिस्टर करते हैं और फिर 2013 से लेके आज तारीख तक उस पर जितना भी टैक्स बनता है वो फिर कानून और क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक हम उनसे लेते हैं। बिल्कुल सही, आपकी बात बहुत अच्छी है सर कि खुशलूबी से जो काम हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। लास्ट सेगमेंट की जानिब जाएंगे, फिर उसके बाद जो कि इजाज़त लेने का टाइम भी हो जाएगा। लिसनर्स हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम जमील रहमान है, मैं अकबरपुरा ज़िला नौशहरा का रिहायशी हूँ। मेरे गांव का एक बहुत बड़ा दरीना मसला जो रोड का था, जिसकी वजह से गांव के लोगों को बहुत तकलीफ़ थी। लोगों को आने जाने में बहुत मसाइल थे। बारिश के दौरान बहुत पानी खड़ा होता था, लोगों की मुश्किलात का सामना था। हम गांव वाले गवर्नमेंट के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने अकबरपुरा का देरीना मसला हल किया और हमारे लिए जो रोड हमारा ख़राब था, जम कुरनू से लेकर सैदान आबाद कुरनू तक इंतहाई टूटा फूटा हुआ रोड था, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाकर हम गांव वालों के दिल जीत लिए। इस मसले के साथ हमारे गांव में तरक्याती काम भी हो सकते हैं, और मेरा इसके साथ साथ अकबरपुरा वालों से के रिहायशियों से अपील करता हूं कि हमारे ज़िम्मे जो टैक्स बनता है वो टैक्स हम इंतहाई खुशउस्लूबी से हुकूमत को अदा करें, ताकि उन टैक्स से हमारे गांव में और भी ज़्यादा काम हो और तरक्याती काम हो, जिससे अकबरपुरा ज़िला नौशहरा एक मॉडल गांव बन जाएगा और यहाँ पर लोग आकर कारोबार करके इस गांव को और भी तरक्की देंगे। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे ज़िम्मे जो टैक्स होता है वो टैक्स हम बर वक्त अपने गांव अपने हुकूमत को दें, और ये हुकूमत उन्हीं टैक्स से हमारे गांव में तरक्याती काम करेंगे और इन्हीं तरक्याती कामों से हमारा गांव जो है तरक्की करके आगे निकल सकता है। ज़िला नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी हमारे अकबरपुरा के लोग हैं, इन सब से हमारी अपील है कि हुकूमत को टैक्स अदा करके अपने गांव को तरक्की कराकर और भी आगे बढ़ा सकते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक अगेन। और टाइम जो है मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज का प्रोग्राम जो कि एतमाद खैबर, और जिसमें मैंने आज आप लोगों से बात की कि विदहोल्डिंग एजेंट्स कौन लोग होते हैं, टैक्स कलेक्शन में इनका क्या किरदार जो होता है। मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास स्टूडियो में मौजूद थे हमारे KPRA यानी खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के डायरेक्टर लीगल आफ्ताब अहमद साहब, जिन्होंने आज बहुत तफसील से इस हवाले से जवाब दिए हैं। और चूँकि टाइम ख़त्म है तो सर जाते जाते आपसे एक मैसेज जो है वो लेना चाहेंगे, और साथ साथ एक सवाल और है कि वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। क्या इदारे के लिए सिर्फ विदहोल्डिंग एजेंट जो है वो टैक्स जमा करते हैं, और तरीके या फिर और भी इसके जरिए सार्फिन से टैक्स कलेक्ट किया जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब सिर्फ विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, विदहोल्डिंग का जो स्पेसिफिक सेक्टर है वो एक छोटा सा पार्ट है रेवेन्यू अथॉरिटी का। उसके अलावा मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वक्फे में मैंने एक मिसाल भी दी कि कुछ सारिफ जो है वो वॉकिंग भी होते हैं, मतलब राह गुजरते हुए रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं या कोई और सर्विस लेते हैं, तो हमारे विदहोल्डिंग एजेंट नहीं बनते, लेकिन वो हमारे अथॉरिटी के बिहाफ पे वो टैक्स अदा करते हैं जो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ विदहोल्डिंग हो, कोई इंडिविजुअल कंसल्टेंट भी हो सकता है, ठेकेदार भी हो सकता है। अब ठेकेदार जो है
वो अगर सरकारी इदारे के साथ काम कर रहा हो तो वो CNW फॉर एग्जांपल वो CNW के पास अपना टैक्स जमा कराएगा। अच्छा, इसमें सर कोई वो मियाद या कोई वो तो तरीकेकार मौजूद नहीं है कि वो किसी गवर्नमेंट इदारे के साथ काम कर रहा है तो वो इस एज ए एजेंट नहीं आ सकता है किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ? अक्सर औकात लोगों के ज़हन में से एक सवाल, एक कंफ्यूजन आ जाती है कि मैं बतौर एजेंट अगर आ रहा हूँ ऑन स्क्रीन तो ये चीज़ मैटर तो नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे, खुद मुख्तार इदारे या प्राइवेट इदारे जो भी हो वो हमारे विद होल्डिंग एजेंट्स बन सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसकी रजिस्ट्रेशन हमारे साथ लाजमी है, और अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हमारे साथ ना हो और वो टैक्स विद होल्ड कर रहा हो, मतलब वो अपने सारिफ से टैक्स ले रहा हो, तो इसका मतलब आपसे रजिस्टर्ड नहीं है वो। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत टैक्स ले रहा है, और सारिफ को चाहिए कि वो हमें बर वक्त उसकी निशानदेही करे, रिपोर्ट करे, ताकि हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। सर, सारिफ को कैसे पता चलता है कि ये इदारा रजिस्टर्ड है, ये कंपनी रजिस्टर्ड है? एक सवाल जो कि वो से पूछे कोई जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल आपने किया। मैंने 2 दफा पहले भी बताया, तीसरी दफा मैं बता रहा हूँ जरूर सुनने वालों को कि सबसे अहम जो है, मैं बार बार ये बात, और हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के जितना भी ये सिलसिला चलता रहेगा एतमाद खैबर तक का, तो हम यही बात दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। बिल्कुल कि आज के लोग सुन रहे हैं सर्टिफिकेट्स और वो चीजें लगा के बता देते हैं कि जी हम बड़े रजिस्टर्ड लोग हैं, हमारे साथ काम कर। लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेट भी लगाए तो मैं तो अपनी सारिफीन और एक्सपीरियंस ये कहूँगा, तब भी आप यकीन न करें, KNTN नंबर लें, हमारे वेबसाइट पे जाए, वही KNTN नंबर जो है आप वहाँ से चेक करा सकते हो ऑनलाइन, उसी का जिसके पास आप बैठे हैं सारे, ठीक है, आप अपने मोबाइल से उसी वक्त जाके हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि ये बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो हमेशा पक्की रसीद वो लेना चाहिए जिसपे KNTN नंबर हो। बिल्कुल सर, और KNTN का जो नंबर वाली बात है ये हम बार बार इंशाल्लाह दोहराएंगे अपने प्रोग्राम। बिल्कुल सही है, आपका सर बहुत एहसान है कि आपने बार बार हमें सवाल का जवाब देना है। सर, प्रोग्राम का टाइम हमारा खत्म है, क्या मैसेज देंगे जाते जाते? वैसे आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन फिर भी मैसेज आपसे लेना है कि क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि मैं ये कहूँगा अपने सुनने वालों से कि चाहे आपका ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से हो या किसी सरकारी इदारे से हो, या आप कोई इनफरादी सर्विस प्रोवाइडर हो, आप अपनी रजिस्ट्रेशन खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ करें, आप विद होल्डिंग एजेंट का भी किरदार अदा करें, और आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत भी दें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आज तशरीफ लाई, और एक बार फिर आपने बहुत डिटेल से जो है वो काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर की और समझाई। तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इंशाल्लाह ताला आपको फिर मुलाकात होगी। और जल्द से आपको बता दूं कि हमारा जो प्रोग्राम है आज का, ये भी एक तो मौजू के हवाले से था, लेकिन एतमाद खैबर जो कि हर मंगल और बुध के सुबह 3 से 4 बजे तक होता है, मुख्तलिफ स्टेशन से आप उसको बराह रास्त सुन पाते हैं। लेकिन अब आपसे कल मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल विद सेम आरजे, लेकिन हमारे मेहमान भी होंगे और कुछ हमारा मौजू भी, हमारे सवाल भी होंगे। मुझे कल तक के लिए दीजिएगा इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।